Good morning student, it is video number first of chapter gravitation class 9th and today we start some basic definition and basic introduction about gravitation. So let's start. जब भी हम किसी बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो वो कुछ देर तो ऊपर जाती है और फिर वापस आ जाती है। ये किसकी वजह से हो रहा है? ये ग्रेविटी की वजह से हो पा रहा है। ठीक है, आप किसी स्टोन को फेंकते हो तो वो थोड़ी डिस्टेंस कवर करता है, उसके बाद जमीन पर गिर जाता है, तो ये क्या है? ग्रेविटी है। ठीक है, सो ग्रेविटेशन क्या होता है? इस यूनिवर्स के अंदर कोई भी बॉडी हो और अगर उसके पास मास है तो वो दूसरी बॉडी पर जिसके पास भी मास है वो उस पर फोर्स अप्लाई कर सकती है। बिल्कुल सिंपल है। क्या? अगर इस यूनिवर्स में किसी बॉडी के पास कुछ मास है तो वो किसी दूसरी बॉडी पर जिसके पास भी अपना खुद का मास है, वो दोनों बॉडी आपस में एक दूसरे पर फोर्स लगा सकते हैं, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। फोर्स दो टाइप की होती है, वन इज अट्रैक्टिव, वन इज रिपल्सिव। वन इज अट्रैक्टिव, वन इज रिपल्सिव। अट्रैक्टिव मींस जो फोर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करे। मान लो ये दो मार्कर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या है? अट्रैक्टिव फोर्स। और अगर ये दो मार्कर एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो ये क्या है? रिपल्सिव फोर्स। जैसे इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल आप देखते होंगे, आपके पास जो मैग्नेट होती है, चुंबक होती है, आप उसके दो सिरों का जब आपस में मिलाते हो तो कभी कभी तो वो आपस में चिपक जाते हैं, स्टिक कर जाते हैं, वो क्या है? अट्रैक्शन। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप अलग से करने की कोशिश करते हो, डिफरेंट करने की कोशिश करते हो, तो आप देखते हो आपस में पेस्ट नहीं होते, वो ऐसे दूर जाते हैं, है ना? वो क्या है? रिपल्सिव फोर्स। तो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचना अट्रैक्शन, एक दूसरे को अपनी तरफ से दूर भगाना रिपल्शन। ठीक है, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो ऑलवेज अट्रैक्टिव होती है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं, ठीक है, कहीं पर भी हम मेंशन कर सकते हैं ऑलवेज अट्रैक्टिव। क्या होती है? ऑलवेज अट्रैक्टिव। ये हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होती है, कभी भी ये रिपल्सिव नहीं होती है। और भी हम कुछ इंफॉर्मेशन गेट करेंगे, ये काफी वीक फोर्स इन नेचर होती है। ठीक है, सो किन्हीं भी दो बॉडी के बीच में, यूनिवर्स में किन्हीं भी दो बॉडी के बीच में जिनका कुछ मास है, उनके बीच में जो फोर्स होती है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन एनी टू बॉडीज हैविंग सम मासेस इन द यूनिवर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। बट अगर दो बॉडीज के बीच में फोर्स है और उनमें से एक बॉडी अर्थ है और एक बॉडी कुछ भी हो तो वो क्या होगी? ग्रेविटी। द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन अर्थ एंड एनी अदर बॉडी इज कॉल्ड ग्रेविटी। क्लियर? ग्रेविटेशन किन्हीं भी दो बॉडी के बीच में फोर्स, ग्रेविटी अर्थ और किसी एक बॉडी के बीच में फोर्स। जैसे इन दो मार्कर के बीच में जो फोर्स है वो कौन सी है? ग्रेविटेशन। जैसे इस अर्थ के बीच में और इस मार्कर के बीच में कैसी फोर्स है? ग्रेविटी। समझे बात? सिमिलरली इस मार्कर में इस ब्लैक बोर्ड के बीच में कौन सी फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। इस ब्लैक बोर्ड में और इस अर्थ के बीच में कौन सी फोर्स है? ग्रेविटी फोर्स। समझ में आ रही है बात? डिफरेंस समझ में आ रहा है? किन्हीं भी दो बॉडी को अगर आप लोगे तो ग्रेविटेशन, बट अगर उनमें से एक बॉडी अर्थ है और एक बॉडी कुछ भी ले लीजिए आप, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? ग्रेविटी। समझ में? जैसे मैं इस मार्कर को ऊपर फेंकता हूं, ये नीचे आ जाता है, तो ये किसकी वजह से हो रहा है? ये ग्रेविटी की वजह से हो रहा है, क्योंकि अर्थ के बीच में और इस मार्कर के बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है। अर्थ इस मार्कर को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, इसलिए ये नीचे आ जाती है। ये वीक फोर्स होती है। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम लिख लेते हैं इसको। वीक फोर्स इन नेचर होती है, काफी कमजोर फोर्स होती है। कैसे? देखो, अब अर्थ कितनी बड़ी है और अर्थ के कंपैरिजन में आपका साइज क्या है? कुछ भी नहीं, फिर भी आप बॉल को ऊपर की तरफ फेंक देते हो, हालांकि उस बॉल को अर्थ अपनी तरफ नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, फिर भी वो बॉल कुछ डिस्टेंस ऊपर की तरफ कवर कर जाती है। समझ में बात? तो इट मींस ये वीक फोर्स है। इतनी बड़ी अर्थ की फोर्स से ज्यादा फोर्स आपने एक टाइम के लिए लगा दी उस बॉल के ऊपर की तरफ। समझ में बात? जैसे इस मार्कर को मैंने ऊपर फेंका तो जैसे ये मेरे हैंड से फ्री हुआ ऊपर की तरफ, तो इस पर नीचे फोर्स लगनी स्टार्ट होगी अर्थ की, और ऊपर फोर्स लग रही है मेरी फोर्स, जिस फोर्स से मैंने इसको ऊपर फेंका था, फिर भी ये कुछ देर ऊपर जाता है। इट मींस जो अर्थ की ग्रेविटी फोर्स है वो काफी वीक फोर्स होती है। सो ये 9th क्लास के अकॉर्डिंग आपको इस वीडियो से जो कॉपी में नोट करना है वो सिर्फ यही दो डेफिनेशन नोट करनी है। ये जो टॉपिक मैं अभी करा रहा हूं स्टार्ट, ये फॉर +1 क्लास के लिए है, यूनिट नंबर 6 के लिए है।
तो कोई अगर +1 क्लास का स्टूडेंट देख रहा है तो वो इसको भी नोट करे, बट अगर आप 9th क्लास के स्टूडेंट हो तो आप सिर्फ यही 2 डेफिनेशन नोट करोगे, यही आपके लिए सफिशिएंट है। सो थोड़ा सा हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। 2 टाइप की फोर्स होती है, ये जो मैंने अभी बताई थी, दो टाइप की फोर्स, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, वो नेचर थी। अभी 2 टाइप की फोर्स होती है, एक होती है कॉन्टैक्ट फोर्स और एक होती है फील्ड फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स जो आपस में एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में होने पर लगती है, जैसे मान लो ये मार्कर यहां पर रखा है और मैं इसको उठाना चाहता हूं, तो मैं ऐसे कोई जादू की छड़ी नहीं है मेरे पास कि मैं इस पे घुमाऊंगा और ये मेरे पास आ जाएगा। मुझे इसको टच करना पड़ेगा, इसको कांटेक्ट करना पड़ेगा और फिर उठाना पड़ेगा। तो ये जो फोर्स है ये कांटेक्ट फोर्स है। बट कुछ फोर्सेस ऐसी भी होती हैं जो बिना कांटेक्ट के एक दूसरे के लगती हैं। कैसे? देखो, जब मैं इस मार्कर को ऊपर फेंकूंगा तो ये मार्कर हवा में था, फिर भी ये नीचे आया, किसकी वजह से? अर्थ की ग्रेविटी फोर्स की वजह से। क्या अर्थ ने इसको टच कर रखा है? नहीं कर रखा है। तो जो फोर्स विदाउट कांटेक्ट लगती है उसको बोलते हैं फील्ड फोर्स। क्या बोलते हैं? फील्ड फोर्स। और जो फोर्स दो बॉडीज के बीच में आपस में टच होने की वजह से लगती है उसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब आप सबको पता है कि सन जो है हर रोज ईस्ट से राइज होता है और हमारी अर्थ के चारों तरफ घूमकर वेस्ट में जो है सेट हो जाता है। ये ओल्ड फिलोसफी है, ठीक है, पुरानी थ्योरी है ये, ठीक है। तो फिर साइंटिस्ट ने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर दी, ठीक है। ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन की पी टोल्मी ने। किसने की? पी टोल्मी ने, लगभग आज से 2000 साल पहले, कितने? 2000 इयर्स बैक फ्रॉम नाउ। और उन्होंने कहा कि हमारी जो गैलेक्सी है या जो हमारा यूनिवर्स है वो जियोसेंट्रिक है। जियो वर्ड का मीनिंग क्या होता है? जियो वर्ड का मीनिंग होता है अर्थ। जियो वर्ड का मीनिंग क्या होता है? अर्थ। और सेंट्रिक का मतलब सेंटर, मतलब अर्थ हमारी गैलेक्सी के सेंटर पे है और उसके चारों तरफ सन, बाकी सब प्लैनेट्स, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, ठीक है, और बाकी सब स्टार उसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं और अर्थ सेंटर में होती है। क्यों? क्योंकि पुराने टाइम पे रिलीजन, धर्म, फिलोसफी साइंस से बड़ी थी और उनकी बातों को माना जाता था और धरती को लोग पूजते थे। धरती के लिए एक रिस्पेक्ट थी, अर्थ के लिए एक रिस्पेक्ट थी। इसलिए पी टोल्मी ने ऑब्जर्वेशन करके बताया कि हमारी जो गैलेक्सी है या हमारा जो यूनिवर्स है वो जियोसेंट्रिक है, मतलब जो अर्थ है वो सेंटर पे है और अर्थ के चारों तरफ सन जो है रिवॉल्व करता है, बाकी प्लेनेट भी रिवॉल्व करते हैं, बाकी स्टार भी रिवॉल्व करते हैं। और जैसा कि आपको पता है ये थ्योरी गलत है। सो नेक्स्ट है आर्यभट्टा फ्रॉम अप्रोक्सीमेटली 500 AD के टाइम पे। तो इन्होंने कहा कि हमारी जो गैलेक्सी है वो जियोसेंट्रिक नहीं है, वो हीलियोसेंट्रिक है। हीलियो वर्ड का मतलब है हीलियम। हीलियो वर्ड का मीनिंग क्या है? हीलियम। समझ रहे बात? हीलियम। हीलियम किस में होता है? सन में। मतलब सन सेंटर में है और सन के चारों तरफ सारे प्लेनेट, फिर चाहे वो अर्थ भी क्यों ना हो, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, ये सब के सब सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। सन के चारों तरफ ही जो बाकी स्टार हैं वो रिवॉल्व करते हैं। मींस आर्यभट्ट ने कहा कि हमारी जो गैलेक्सी है वो हीलियोसेंट्रिक है। अब फिर आए कोपरनिक्स एंड गैलीलियो। कौन आए? कोपरनिक्स एंड गैलीलियो। ये जो गैलीलियो हैं इनको फादर ऑफ फिजिक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फादर ऑफ फिजिक्स। क्या बोला जाता है? फादर ऑफ फिजिक्स। अब ये आपकी ड्यूटी है, मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूं, क्यों गैलीलियो को फादर ऑफ फिजिक्स बोला जाता है ये आप सर्च कीजिए, स्टडी कीजिए और एक नोट्स तैयार कीजिए, ठीक है। सो गैलीलियो को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ फिजिक्स। तो इन्होंने एक साथ मिलकर स्टडी की, ठीक है, कोपरनिक्स ने और गैलीलियो ने, और इन्होंने भी यही बात निकाली कि आर्यभट्ट ने जो बात बोली है कि हमारी गैलेक्सी हीलियोसेंट्रिक है और ये सच है। हाँ, सच में हमारी गैलेक्सी हीलियोसेंट्रिक है, मतलब सच में सन जो है वो सेंटर पर होता है और सन के चारों तरफ बाकी सब प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये जो गैलीलियो थे ये प्रोफेसर थे, एक यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर थे। तो ये जगह जगह जाकर लेक्चर डिलीवर करते थे अबाउट दिस टॉपिक कि सन सेंटर में है और बाकी चारों तरफ सारे प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं। और ये एक टाइप की अथॉरिटी थी भाई, यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर था तो इनकी बातों को माना जाता था। बट उस टाइम पे भी, गैलीलियो के टाइम पे भी, जो रिलीजन है, जो धर्म है, जो फिलोसफी है वो साइंस से बड़ी होती थी। तो उस टाइम के किसी राजा ने ये, ठीक है, समझ रहे हो बात को? तो मतलब देखो, चर्च के अंदर, मंदिर के अंदर एक अलग कहानी थी। चर्च के अंदर, मंदिर के अंदर क्या था कि धरती को, अर्थ को रिस्पेक्टफुल समझा जाता था। धरती को लोग माता कह के पुकारते थे, तो सब जियोसेंट्रिक समझते थे। लेकिन ये गैलीलियो बोलते थे कि नहीं,
हमारी जो गैलेक्सी जियोसेंट्रिक नहीं है, वो क्या है, हीलियोसेंट्रिक है। बट इनकी बात को नहीं माना गया, इनको बोला गया कि आप जॉब छोड़ दो, आप गलत लेक्चर डिलीवर कर रहे हो, जेल में भी गए ये इस बात के लिए। तो ये हिस्ट्री की बात आप सर्च भी कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। इनके बाद आया हमारे पास टाइके ब्राहे। क्या नाम है, टाइके ब्राहे। अजीब सा नाम है लेकिन ये बहुत बेचारे थे, टाइके ब्राहे, ठीक है। इनका नाम कहीं फेमस नहीं है। जब भी साइंस की बात होती है तो गिने चुने नाम याद आते हैं। क्या नाम याद आते हैं, न्यूटन, आइंस्टाइन, गैलीलियो, आर्यभट्ट, ऐसे ऐसे नाम याद आते हैं। टाइके ब्राहे का नाम याद ही नहीं आता। ये बहुत हार्ड वर्कर स्टूडेंट था। इसके पास अपना एक खुद का टेलीस्कोप था। ये क्या करता था, हर रोज हेवनली बॉडीज को देखता था, ठीक है, और अपनी डायरी में टाइम, पोजीशन, लोकेशन सब नोट करता रहता था, ठीक है। तो लगभग थोड़ी ही बहुत कम एज थी इसकी, 36 ईयर की एज में ही ये पास अवे हो गए थे, ठीक है। इनकी डेथ हो गई थी 36, अप्रोक्सीमेटली 40 इयर्स के रहे होंगे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। लेकिन उस एज के दौरान उन्होंने हर रोज अपने टेलीस्कोप से हेवनली बॉडीज को देख देख कर इतनी डायरी लिख दी कि एक कमरा भर गया पूरा। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी उन डायरीज से कुछ रूल्स बना पाते, कुछ लॉज बना पाते, कुछ ऑब्जर्वेशन निकाल पाते, इससे पहले उनकी डेथ हो गई। फिर आए हमारे पास जोहान्स केपलर। कौन आए, जोहान्स केपलर। जोहान्स केपलर ने टाइके ब्राहे की सभी ऑब्जर्वेशन को, सभी डायरीज को पढ़ा और पढ़कर उन्होंने जो ऑब्जर्व किया वो पाया कि ये बात सही है कि हमारी गैलेक्सी हीलियोसेंट्रिक होती है और जो बाकी सब प्लैनेट्स हैं, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, अर्थ, ये सब सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। सो प्लैनेट पे बेस्ड जोहान्स केपलर ने 3 लॉज प्रोवाइड किए। क्या प्रोवाइड किए इन्होंने, 3 लॉज प्रोवाइड किए, 3 प्लैनेटरी लॉज प्रोवाइड किए। प्लैनेटरी मोशन पे, प्लैनेट की मोशन के अकॉर्डिंग 3 लॉ प्रोवाइड किए, जो हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। सो ओवरऑल 9th क्लास के लिए सिर्फ यही 2 डेफिनेशन है। +1 क्लास को ये फुल नोट करना है, ठीक है। तो ग्रेविटेशन, किन्हीं भी 2 बॉडीज के बीच में जो फोर्स हो वो होती है ग्रेविटेशनल फोर्स, और अगर अर्थ के बीच में और किसी दूसरी बॉडी के बीच में फोर्स है तो उसको बोलेंगे हम ग्रेविटी फोर्स। और जाते जाते आप लोगों के लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन, क्या, देखो ये मार्कर और ये एक दूसरा मार्कर ये मेरे हैंड पर रखे हुए हैं, ठीक है। इन दोनों को अर्थ अपनी तरफ खींच रही है नीचे की तरफ, ठीक है। और मैंने बताया था जिन भी बॉडी के पास मास होता है वो आपस में एक दूसरे पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं। तो इन दोनों का अपना मास है, तो यानी ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर रहे हैं। अगर ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये एक दूसरे की तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं, ये अपनी अपनी जगह पर ही क्यों स्टेबल हैं। समझ में बात, देखो ग्रेविटेशन फोर्स क्या होती है कि किन्हीं भी 2 बॉडीज जिनके पास मास है वो आपस में एक दूसरे पर अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं, जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। अब ये 2 मार्कर है, इन दोनों का मास है, इन दोनों का मास है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, खींच रहे हैं, ठीक है। अगर ये खींच रहे हैं तो ये एक दूसरे की तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं, ये अपनी अपनी पोजीशन पर क्यों बने हुए हैं। या बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो मैं अभी यहां पर खड़ा हूं, ये मेरे सामने मोबाइल रखा हुआ है, मोबाइल का अपना कुछ मास है, मेरा भी अपना कुछ मास है, ठीक है। अगर हम दोनों के पास मास है तो हम दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर हम एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम एक दूसरे की तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं, हम अपनी अपनी पोजीशन पर क्यों बने हुए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढिए, मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्दी से वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, कॉपी में नोट करो। थैंक यू।